और आइए सबसे पहले हम पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सीरिया में गृह युद्ध काफी समय से चल रहा है। यहाँ के आधे इलाके में सीरियाई फौज का कब्जा है तो आधे इलाके में विभिन्न विद्रोही और आतंकी संगठनों का। ताजा घटनाक्रम में अल कायदा समर्थित HTC गुट ने एलेप्पो के एयरपोर्ट सहित शहर को नियंत्रण में ले लिया है, तो दूसरे शहरों की ओर भी वो बढ़ रहे हैं। वहीं सीरियाई बल रूस और ईरान के समर्थन से हवाई हमले कर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नए संघर्ष की वजह से एक बार फिर नागरिकों की जान सांसत में फंस गई है। शहर छोड़कर कई लोग भाग रहे हैं। हयात तहरीर अल शम सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है। तुर्की से मिलती हुई सीमा इदलिब प्रांत विद्रोही गुट HTC का क्षेत्र है। इस इलाके से उसके बंदूकधारियों ने बुधवार को एलेप्पो पर कब्जा कर लिया। साल 2016 के बाद ये पहला मौका है जब अल कायदा समर्थित HTC गुट ने एलेप्पो के एयरपोर्ट सहित शहर को नियंत्रण में ले लिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा कि खून खराबा रोकने के लिए दमिश्क को विपक्ष और अपने लोगों के साथ मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने सीरिया के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। उन्होंने आरोप लगाए कि आतंकवादियों को शह देने के पीछे अमेरिका का हाथ है। तुर्की शांति की ओर हर कदम में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन दमिश्क को विपक्ष और अपने लोगों के साथ मिलकर इसका रास्ता निकालना होगा। सीरिया की सुरक्षा के लिए जो खतरा बन रहे हैं, इन आतंकी ग्रुपों के संबंध अमेरिका और इजराइल से है। इजराइल ने जो फिलिस्तीन और लेबनान में जो अपराध किए हैं, उनसे यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। सीरिया की सेना ने रूस के सहयोग से एलेप्पो पर हवाई हमले किए, लेकिन अभी तक ये नाकाफी साबित हुए हैं। हयात तहरीर अल शम के बंदूकधारी शहर हमा की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि हमा को लेकर सीरियन आर्मी सतर्क है और एक डिफेंस लाइन पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल करीम मोहम्मद ने दौरा किया। सीरिया में उठा नया संघर्ष दुनिया के लिए परेशानी का विषय है। यूक्रेन, रूस, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध खत्म हुआ भी नहीं है। ऐसे में पश्चिमी मध्य एशिया का नया संघर्ष दुनिया के लिए मुश्किलों भरा ही होने वाला है। जबकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ साल 2011 से ही विद्रोह जारी है, लेकिन वे अभी तक सत्ता में बने हुए हैं। दरअसल सीरिया की स्थिति क्या है, ये हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप सीरिया का पूरा मैप देख रहे हैं, और अगर सीरिया का मैप आप देखेंगे तो ये जो लाल वाला इलाका है, ये सीरिया के सरकारी बलों के कब्जे में ये इलाका है, यानी कि सीरियाई सरकार के कब्जे में ये इलाका है। पीले वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुर्दिश नेतृत्व वाला SDF है, उसके कब्जे में ये है, और अमेरिका इसको सपोर्ट करता है। इसके पीछे अमेरिका अपनी पूरी जो सैन्य मदद है वो इस इलाके में इस कुर्दिश नेतृत्व वाला जो SDF है उसको देता है। और उसके बाद अगर हम इस इलाके की बात करें, ये जो इलाका है ये STS गठबंधन का इलाका है, और जो अभी जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, जो STS गठबंधन ने वहां पर हमला किया है वो इस इलाके में किया है। और इसके अलावा ये जो इलाके हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये और ये तुर्की समर्थित विद्रोहियों के कब्जे में ये इलाका है, और उसके अलावा यहाँ पर दूसरे विद्रोहियों का कब्जा है। और ये जो काले इलाके आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। पहले इस्लामिक स्टेट का काफी बड़े हिस्से पर कब्जा हुआ करता था, लेकिन बाद में जो अमेरिका समर्थित बलों ने वहां पर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, उसके बाद इस्लामिक स्टेट इन इलाकों में सिमट कर रह गया। यहां आप देख रहे हैं ये इजराइल के कब्जे का इलाका है, गोलान हाइट इसको बोलते हैं, ये इजराइल के कब्जे का इलाका है। तो ये सीरिया की स्थिति है। और अभी एक ग्राफिक्स और दिखाएंगे हम अभी यहाँ पर, उसमें ये देखिए आप, ये इस इलाके में ये HTS का जो कब्जा है इस इलाके में है। और जो अभी खबर जिसको हम दिखा रहे हैं कि HTS ने वहां पर हमला किया है, वो इस इलाके में किया है। इदलिब, एलेप्पो और हामा की जो हम बात कर रहे हैं वो इस इलाके में है। इदलिब में STS का कब्जा हुआ करता था, वहां से उसने एलेप्पो पे हमला किया, एलेप्पो को अपने कब्जे में ले लिया, और अब बता रहे हैं कि वो हामा की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सीरिया की स्थिति है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान DP श्रीवास्तव, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे।
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सीरिया में जो नया वहां पर डेवलपमेंट हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सीरिया में एचटीएस का इतनी तेजी से आगे बढ़ना ये एक चिंताजनक बात है। ये ऐसे समय पे हुआ है जब पहली बार लग रहा था 1 साल के बाद कि शायद इस क्षेत्र में शांति वापस आएगी। लेबनान में जो समझौता हुआ उसकी वजह से ये इस घटना से तनाव दोबारा बढ़ेगा और इसमें दोनों महाशक्तियां सीरिया में मौजूद हैं। रशियन फोर्सेस का बेस है और अमेरिकन्स भी ईस्ट में जहां कुर्द फोर्सेस हैं उनकी रक्षा में है। अगर ये तनाव बढ़ा तो दोनों महाशक्तियों के बीच में भी झड़प होने की आशंका है और इसमें ईरान भी हो सकता आ जाए। एचटीएस का जहां तक इसका पुराना नाम अल नुसरा था, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, लेकिन कोई उनकी विचारधारा में कोई अंतर आया होगा ऐसा तो नहीं लगता है। और इस तरह के आतंकवादी संगठन अगर किसी बड़े देश पे कब्जा कर लेंगे तो उस पूरे क्षेत्र में तनाव और आगे बढ़ेगा। इस सब के बीच अगर हम ये देखें कि जिस तरह से जो वेस्ट एशिया की स्थिति है वहाँ पर हिजबुल्लाह के खिलाफ सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में वहाँ पर एक संघर्ष चल रहा था और हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं यहाँ पे जो असद की फौज है उसका समर्थन करता था वहाँ पर आकर। तो ये जो टाइम है, इस टाइम का फायदा एचटीएस ने कैसे उठाया है? देखिए, उसमें 3 चीजें हैं। असद रजीम के समर्थक, 2 बड़े समर्थक हैं, रूस और ईरान, और दोनों अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। रूस यूक्रेन में और ईरान का चूंकि उनके इजराइल से तनाव थे और अब राष्ट्रपति ट्रम्प के चुनाव के बाद हो सकता है उन पर भी दबाव और बढ़े। तो इस मौके का फायदा उठाया है। किसने उठाया है? एचटीएस अपने अकेले ये नहीं कर सकता है। और एक तीसरी बात है कि अमेरिका में इस समय दोनों ट्रांजिशन का टाइम है। बाइडेन साहब के अब 1-1.5 महीने बचे हैं, ट्रम्प अभी राष्ट्रपति हुए नहीं हैं, तो एक तरह से वहां पे डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई है और किसी और शक्ति ने इसका तुर्की को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि एचटीएस के साथ कहीं ना कहीं तुर्की के संबंध माने जाते हैं और यहाँ पर भी तुर्की का सीरिया की सरकार को, बशर अल असद को ये कहना है कि आप बातचीत से मामले को सुलझाइए। क्या कुछ कहेंगे? आपने ठीक सवाल उठाया है। तुर्की की इस पूरी घटनाक्रम में बड़ी संदेहात्मक स्थिति है। एक तरफ तो उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि हम तो साहब निरपेक्ष हैं और प्रेसिडेंट असद को चाहिए कि वो विपक्ष से बात करे, और दूसरी तरफ अगर आप ये जैसा आपने नक्शे में दिखाया है, ये क्षेत्र जो है इसके एकदम बगल में कौन शक्ति है? तुर्की। और जैसा मैंने बताया कि जो 3 बड़ी शक्तियां हैं, ईरान, रूस और अमेरिका, तीनों अपने अपने कारणों से कुछ उनकी इस समय प्रायोरिटीज अलग हैं। अमेरिका में ट्रांजिशन चल रहा है, ईरान की अपनी समस्याएं हैं, रूस की अपनी समस्या है। तो तुर्की ने ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि इस अवसर का फायदा उठा के उनके जो मोहरे हैं उनको आगे कर दिया। लेकिन असद ने जिस तरह से 2011 के बाद हम देखें तो लगातार जो असद रिजीम के खिलाफ आवाज उठ रही थी उसको दबाया है। ये कितना बड़ा कारण है कि जो अभी हम मैप दिखा रहे थे, पूरे सीरिया में अलग अलग इलाकों में अलग अलग विद्रोहियों का कब्जा है। किसी को कोई देश समर्थन करता है, किसी को कोई देश समर्थन करता है। ऐसे में एक अच्छी राजनीतिक प्रक्रिया की वहां पर शुरुआत होने की कितनी बड़ी जरूरत है? देखिए, अगर आप पिछले 2 साल की घटनाक्रम देखें तो असद सरकार का अरब कंट्रीज में फिर से उनका समर्थन किया है। सऊदी अरेबिया
जी। यूएई जिनसे संबंध उनके टूट गए थे, उन्होंने दोबारा संबंध बना लिए हैं। जॉर्डन। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था और जिससे ये मौका मिलता। सीरिया, मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक सेक्युलर स्टेट है और ये एक प्लूरल स्टेट है जिसमें कुर्द भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। तो इसकी स्थिरता में और इसके में जो भी मतलब वेल मीनिंग कंट्रीज होंगे उनका समर्थन होना चाहिए। जो आपने कहा कि उनके कई जगह पे बाहर की शक्तियां वहाँ पे मौजूद हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक सेक्युलर और प्लूरल स्टेट को तोड़ के और आतंकवादियों का समर्थन करके और अगल बगल की शक्तियां, खास तौर से तुर्की ने उसमें अपने घुसपैठ करके अपना क्षेत्र बना लिया है। सर, तो अंतिम सवाल इस विषय पर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अब अभी जो ताजा घटनाक्रम है जिसमें एसटीएस ने जो हमला किया अलेप्पो के ऊपर, 2020 के बाद हम देख रहे थे कि मोटा मोटी शांति थी सभी इलाकों में, लेकिन अब ये जो ताजा घटनाक्रम है इसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा वहां पर? देखिए, उन्होंने फायदा उठाया अफसर का, वो तो मैं बात हो चुकी है, मगर वो कहाँ तक इस क्षेत्र पे अपना कंट्रोल कंसोलिडेट कर सकते हैं, अपना नियंत्रण बढ़ा सकते हैं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब सीरियन फोर्सेस भी आगे आई हैं और रूस ने भी बमबारी शुरू की है। तो ये पहले भी कई बार हुआ है कि वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो एक पॉइंट बिंदु के बाद वो आगे नहीं बढ़ सकते। और उनके जो समर्थक हैं, जो सबसे बड़े समर्थक तुर्क, उनकी तो अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो कब तक उसको संभाल पाएंगे? ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी एक खबर और है हमारे पास, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है।